पता चलेगा। अच्छा, आजकल ना बहुत सी ऐसी जॉब्स पोस्ट हो रही हैं, इफ यू कैन सी दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, इसमें लिखा हुआ है लुकिंग फॉर समवन हु कैन लोड माय बाइनेंस। बाइनेंस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग लाइक इट्स अ क्रिप्टो एक्सचेंज, जहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं और ये सारा सीन। तो इस तरह की जॉब्स आजकल डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, और क्लाइंट ये शो करता है कि मैं किसी ऐसे कंट्री में हूँ जहां से मैं डायरेक्टली क्रिप्टो बाय नहीं कर सकता, तो इफ यू कैन हेल्प मी बाइंग क्रिप्टो, मैं आपको अपवर्क पे कर दूंगा। और आप फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट मुझे कहता है जी कि आप मेरे लिए इतने इतने बिटकॉइंस या इथेरियम्स या कोई भी कॉइन खरीद के मेरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दें, पेमेंट मैं आपको अपवर्क के थ्रू कर दूं। ठीक है, याद रखें कि ये वाली जॉब्स हमेशा स्कैम होती हैं, क्योंकि जब आप अपने वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी सेंड कर देते हो किसी दूसरे के अकाउंट में, तो आप कभी भी उसको वापस नहीं मंगवा सकते, आप जो मर्जी कर। ठीक है, उसके अकाउंट में विद इन सेकेंड्स ट्रांसफर होती है। ठीक है, इधर से क्या होगा कि या तो वो आपको पेमेंट ही सेंड नहीं करेगा, या अगर वो पेमेंट शो हो गई कि उसने रिलीज कर दी, ठीक है, उसने पेमेंट रिलीज कर दी, लेकिन आप ये याद रखना कि पेमेंट रिलीज होने के बाद भी 4 से 5 दिन लगते हैं वो आपको के अकाउंट में आने के लिए। इस तरह के क्लाइंट्स ने बैकएंड पे अपने कोई फेक बैंक अकाउंट्स अटैच किए होते हैं, और जब 5 दिन के बाद वो टाइम आता है कि अपवर्क वो पेमेंट उठा के आपके अकाउंट में डाले, तो जब अपवर्क ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करता है उनके बैंक अकाउंट्स में, तो पीछे बैंक अकाउंट उनका खाली होता है या फेक होता है, वो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाती। एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तो इन चीजों से आपने इस तरह की जॉब से बच के रहना। अच्छा, उसको अब जॉब समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हो सकता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन इस तरह की ना लिखी हुई हो और वो कुछ और डिस्क्रिप्शन बता के आपको हायर कर ले। तो उसका एक और तरीका ये है, अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखें इस बंदे ने, इटली का ये बंदा है, एक ही जॉब पोस्ट की है, 0% हायर रेट दिख रहा है एंड 5 ओपन जॉब्स। ठीक है, अच्छा, हायर रेट 0 दिख रहा है, 5 ओपन जॉब्स दिख रही है, ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन होगी यहाँ पे। आगे चलते हैं, अब जरा अगर आप उस क्लाइंट की हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में आप देखें इसकी सारी इसी तरह की जॉब्स है। इट मीन्स कि ये हर बंदे को हायर कर रहे हैं। लुक एट दिस, इसने हायर किया हुआ है इन लोगों को, जॉब इन प्रोग्रेस चल रही है, एंड लुक एट द रेट। ठीक है, $100 एन आवर अगर किसी बंदे को ऑफर हो रहा है, वो फौरी एक्सेप्ट कर लेता है लालच में आके, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्रिप्टो ट्रांसफर कर दी, वो अपना उनका पैसा जाया हो गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि पीछे वाले स्क्रीनशॉट पे हिस्ट्री में दिख रहा है कि इसका हायर रेट है ही नहीं, यहाँ पे उसके हायरिंग शो हो रही है और इतने डॉलर शो हो रहे हैं। तो इस तरह की जॉब से आपने बच के रहना है। अच्छा, अब आपको क्या पता चलेगा, आपने काम स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, आपको कैसे समझ आएगी कि आपको ऑफिशियली हायर कर लिया गया है। बहुत से जो नए लोग हैं शायद उनके लिए ये एक नई बात होगी कि जब तक आपको जो अपवर्क का डैशबोर्ड है उसमें ये जो बेल आइकन नोटिफिकेशंस का बना हुआ होता है, जब तक आपको ये वाला नोटिफिकेशन ना आए कि योर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, स्टार्टेड, ठीक है, योर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड का नोटिफिकेशन नहीं आया, इट मीन्स यू आर नॉट हायर्ड प्रोफेशनली बाय द क्लाइंट एट अपवर्क। ठीक है, समटाइम्स क्लाइंट हायर ही नहीं करते और वो कहते हैं कि जी ये काम है, आप 1 दिन की 2 दिन की डेडलाइन है, आप काम स्टार्ट करें। आप काम सबमिट करवा देते हो, आप क्योंकि हायर ही नहीं हुए हो तो कभी भी पे नहीं करेगा। तो जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता, आपने काम स्टार्ट नहीं करना। अगर कोई बहुत एम्फोसाइज कर रहा है, बहुत फोर्स कर रहा है क्लाइंट, तो उसको पहुंच गया, आप मुझे जब तक हायर करेंगे उसके बाद में काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, नीचे जो नोटिफिकेशंस हैं, इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू इंटरव्यू। जब कोई भी आपको क्लाइंट रीच आउट करेगा आपके प्रपोजल के बाद, तो आप इस तरह का आपको इनविटेशन आएगा। समटाइम्स आपके प्रपोजल लिखने के बाद, बिड करने के बाद क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं। समटाइम्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, और मैंने उसका ऑप्टिमाइजेशन का फायदा ये बताया था कि जब भी क्लाइंट किसी कीवर्ड से आपको सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट मुझे मैथ राइटर के नाम से सर्च करता है और मैं उसकी सर्च लिस्ट में से नजर आ जाती हूँ, तो वो मेरी बिड किए बगैर ही मुझे मैसेज कर सकता है कि ये मेरी जॉब है एंड आई वांट टू इनवाइट यू फॉर द इंटरव्यू। तो उस सूरत में भी आपको इसी तरह के नोटिफिकेशंस आएंगे कि फला क्लाइंट ने आपको इनवाइट किया है फॉर एन इंटरव्यू। तो आपने यहाँ से फिर क्लिक करके फिर वो इंटरव्यू एक्सेप्ट करना है। फिर लेटर जो भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होती है कि वो इंटरव्यू जूम पे होगा या वो किस तरह होगा, वो फिर बात की बात है। ठीक है, इन नोटिफिकेशंस पे आपने ध्यान रखना।
अच्छा जी, सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स ब्रीफ, के जो क्लाइंट का जो जो उसने जॉब पोस्ट की है, उसने जो जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट ब्रीफ। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि इट हेल्प्स क्लैरिफाई प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक तो आपको ये समझ में आती है, हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स। ठीक है, कहाँ पे मसला आ रहा है क्लाइंट को, क्या उसका प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करना है, उसमें क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, वो चीजें आपको समझ में आएंगी। तीसरी बात, enables you to provide a strategy टू सॉल्व क्लाइंट्स प्रॉब्लम। वो सारी चीज समझ के ही, जाहिर है पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन समझेंगे तभी आप एक स्ट्रैटेजी भी डेवलप करेंगे, कर पाएंगे कि आपने क्लाइंट का वो वाला मसला कैसे हल करना है। ठीक है, मैं हमेशा फ्रीलांसर्स को ये कहती हूँ कि खुद को फ्रीलांसर्स ना कहें या खुद को सर्विस प्रोवाइडर्स ना कहें, बल्कि खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर्स समझें। ठीक है, आप किसी ना किसी बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सो यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, तो आपके पास फिर वो स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। आपको ये समझ आनी चाहिए कि मेरा क्लाइंट का ये पेन पॉइंट है, यहाँ पे वो स्टक हुआ हुआ है और मेरे पास कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज करते हुए क्लाइंट का वो मसला में हल कर पाऊँ। ठीक है, एड्रेस ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। आपको क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएंगी उस ब्रीफ से। एनहांसेस क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। जब आपको समझ आ जाएगी और फिर आप कम्युनिकेट करोगे और उसको स्ट्रैटेजी बताओगे तो डेफिनेटली उससे क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा। एंड हेल्प्स यू बिड अकॉर्डिंगली। और वो सारी स्टोरी पढ़ के, वो सारी स्टोरी समझ के आपको उसके मसले की डेप्थ की समझ आएगी और फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप कैलकुलेट कर पाओगे कि इसका ये मसला हल करने में मुझे इतने घंटे लग रहे हैं और इतने घंटों के लिए मुझे इतना चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए उस डिस्क्रिप्शन को, ब्रीफ को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बिड फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम सारी दुनिया के लोगों को, सारी दुनिया के क्लाइंट्स को, सारी दुनिया के बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं। लेकिन हम लोग, जैसे कि मैंने आई थिंक सो पहले लेक्चर में ये बताया था कि जो यूएस की मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है, तो हम लोग मेनली फोकस कर रहे होते हैं यूएस की मार्केट को। हम जाहिर और भी कंट्रीज को टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ह्यूज है मार्केट यूएस की, तो मोस्टली हम वो टाइम जोन देख रहे होते हैं। उनका और हमारा टाइम जोन का 12-14 घंटे का डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि जब हमारे रात के 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे का टाइम होगा, तो उनके दिन के लाइक 10-12 का से लेके शाम का 8-9 का टाइम होगा। लाइक उनके वर्किंग आवर्स चल रहे होते हैं हमारे इस टाइम के दौरान। तो इस दौरान जो क्लाइंट्स होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं यूएस के या और दूसरे कंट्रीज के, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके का भी, और हमारा अभी तकरीबन 5 घंटे का डिफरेंस है, तो यही टाइम ज्यादा हमें सूट करता है। इस दौरान क्लाइंट्स और बिजनेसेस ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस दौरान जो जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं, उन पे जब आप बिड करते हो तो मोस्टली क्लाइंट आपको ऑनलाइन मिल जाता है और फौरी फौरी अगर उसको आपकी प्रोफाइल पसंद आती है तो इंटरव्यू कॉल हो जाता है, मतलब सब कुछ क्विक क्विक हो जाता है। और दूसरा अच्छा टाइम मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर जरूरी नहीं है कि अब मैंने कह दिया कि 12 से 8 आप प्रोजेक्ट ढूंढ के प्रपोजल सेंड कर सकते हो, आप 12 से 8 पे ही स्टिक हो जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप अपवर्क या कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हो तो पूरा दिन प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते रहते हैं। हाँ, इन टाइम्स के दौरान थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट पोस्ट हो उस पे फौरी बिड कर। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी अपवर्क की फीड रिफ्रेश करूंगी तो मुझे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नजर आएंगे जो 5 मिनट पहले पोस्ट हुए हैं, जो 10 मिनट पहले पोस्ट हुए हैं, तो वो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं बिड करने के लिए। क्यों? इसलिए कि उसी वक्त, क्योंकि क्लाइंट ने पोस्ट किया तो क्लाइंट ऑनलाइन होगा। दूसरा फायदा, उस पर अभी कम प्रपोजल्स गए होंगे, क्योंकि हमने अभी ये चीज सीखी कि हमने उन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है जिन पे 20 से कम होंगे प्रपोजल। ठीक है, तो उस पर डेफिनेटली अगर वो अभी फ्रेशली पोस्ट हुआ है तो कम प्रपोजल्स गए होंगे, इंटरव्यू भी शायद कोई बंदा भी नहीं हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें फिर काफी हेल्प आउट करती हैं। आपने हमेशा उन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है जो अभी अभी पोस्ट हुए हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा ना क्विकली आपको दिखा देती हूँ ये चीज भी यहाँ से ना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, जो मैं कह रही हूँ कैसे, यहाँ से मैं करूंगी, ये अभी मुझे दिखा रहा है नोटिफिकेशन में कि आखिरी दफा रिफ्रेश किया था तो 9 मिनट पहले जो प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ था वो कह रहा है देयर आर न्यू जॉब्स। मैं इसको क्लिक करती हूँ, रिफ्रेश हो जाता है तो 4 मिनट पहले की भी मुझे जॉब नजर आ रही है जो पोस्ट हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे मतलब की जॉब है, मैं क्या करूंगी, ये यहीं पे मुझे दिखा देगा कि इस पे अभी तक लेस देन 5 प्रपोजल्स आए, हो सकता है एक आया हो, 2 आए हो, लेकिन लेस देन 5।
ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो क्लिक करने के बाद भी ये मुझे यहाँ पे बता देगा, थोड़ा सा अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा कि देखिए प्रपोजल्स लेस देन 5 आए, यहाँ पे ये इंटरव्यूइंग मुझे दिखाएगा कि ये इस वक्त कितने लोगों को इंटरव्यू कर रहा है। इनवाइट सेंड का मतलब है कि इसने खुद से सर्च करके किसी फ्रीलांसर को खुद से भी इनवाइट किया है या नहीं किया। ठीक है, तो ये इनवाइट में वही लोग होते हैं जिनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपने चेक करना है और फिर आपने मूव ऑन करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे जो कि है राइटिंग अ विनिंग प्रपोजल। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमने बहुत सा ध्यान रखना है प्रपोजल लिखते हुए। ठीक है, अच्छा, अभी हम प्रपोजल वाली बात नहीं कर रहे, अभी मैंने चेक लिस्ट डाल दी है कि अभी आप प्रपोजल लिखने जा रहे थे ना, लेकिन आप अपनी एक चेक लिस्ट बनाएं कि क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर रही हूँ तो वो मेरा प्रपोजल खोल के भी देखेगा या नहीं खोल के देखेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, एक तो 100% कंप्लीट एंड ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, जो पहले 2 लेक्चर्स में हम बात सीख चुके हैं। 100% शो होना चाहिए आपकी प्रोफाइल कंप्लीटनेस, और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। आप जो आपका मेन कीवर्ड या जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स क्या आपने मुख्तलिफ जगहों पे यूज किए हुए हैं, ऑप्टिमाइज की हुई है प्रोफाइल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखी हुई है, टाइटल अच्छे से लिखा हुआ है, अपना प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से डाला हुआ है। ठीक है, और आगे एक्सपीरियंस और सारे सेक्शंस आपके कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी और आप बिड कर दोगे तो क्लाइंट ने कभी भी आपको रीच आउट नहीं करना, क्योंकि वो यही कहेगा कि ये अगर अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं कर सकता तो फिर वो मेरी कंपनी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, इसको याद रखिएगा। आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए, सैंपल्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आपके पास जो भी आपने नीश चूज की है, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, उसकी पोस्ट डिजाइन करते हो, या आप लोगोस वगैरह डिजाइन करते हो, जो भी चीज है उससे रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी कुछ सैंपल्स होने चाहिए। इवन अगर आपने रियल में किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं भी किया, स्टिल आप सैंपल्स रेडी करें। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, अपने टाइप की जॉब्स को ढूंढें और देखें कि क्लाइंट्स असल में क्या मांग रहे हैं। उसी जॉब डिस्क्रिप्शन को सामने रखते हुए आप अपने सैंपल्स रेडी कर ले, अगर आपने किसी के साथ अभी काम नहीं किया, आप न्यू हो तो। ठीक है, एक नाइस सा अपना पोर्टफोलियो बना लो, ताकि जब आप किसी के लिए अप्लाई करो, कवर लेटर भेजो, तो आपके पास ज्यादा नहीं तो 2-3 सैंपल्स हो उस कवर लेटर के साथ अटैच करके भेजने के लिए, ताकि क्लाइंट को एटलीस्ट समझ में आए कि आप किस लेवल का काम प्रोवाइड कर सकते हो। ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तीसरी चीज आपको ये समझ में होनी चाहिए कि आपने एक अमेजिंग कवर लेटर किस तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि एक ही कवर लेटर लिख के रखा हुआ है जनरल सा और बार बार उसी को कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हो, कभी भी कोई क्लाइंट आपको रीच आउट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो जो लोग हायर कर रहे होते हैं, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके पास अगर 50 प्रपोजल्स आए तो उन 50 में से उनको एक नजर देखने में समझ आ जाती है कि किस फ्रीलांसर ने हमारे लिए हमारे प्रॉब्लम को सामने रखते हुए कवर लेटर लिखा है एक अच्छा सा, और किसने कॉपी पेस्ट करके छापा मार के मुझे सेंड कर दिया। तो इस तरह के लोगों को कभी रीच आउट नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे चीज नजर आ रही होती है। बात वही है कि अगर खुद पे मेहनत नहीं कर रहा ये बंदा, तो फिर वो कंपनी के लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है जी, बी रेडी फॉर अ वीडियो और ऑडियो इंटरव्यू। हमेशा ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू वीडियो या ऑडियो कॉल किया जाए, समटाइम्स टेक्स्ट पे ही सारी बातें तय हो जाती हैं। लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हो सकता है कि क्लाइंट वीडियो या ऑडियो इंटरव्यू करे जूम पे या गूगल हैंगआउट्स पे, या जो भी उसका तरीका है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। बोनस टिप ये है कि अगर आप अपना प्रपोजल ही वीडियो में सेंड कर दो, वो क्या तरीका होगा, वो बहुत ही मजेदार तरीका है कि आप एक छोटी सी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ले, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले सॉफ्टवेयर से। उसमें लूम सबसे आसान है, LOOM, लूम की एक क्रोम एक्सटेंशन है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर ले तो वो आपको आई थिंक 10 मिनट की वो रिकॉर्डिंग आपको फ्री में करने देता है। ठीक है, कैमरा ऑन करें अपने लैपटॉप का और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें लूम के थ्रू, और उसमें जो भी आपने 1 मिनट का या मैक्सिमम 90 सेकेंड, इससे ज्यादा लंबा मत जाए। ठीक है, मैक्सिमम 60 to 90 सेकेंड्स की एक वीडियो रिकॉर्ड करें और उसमें क्विक क्विक अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप ये कर सकते हो, ये आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सारी बातें क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जितना अपना एक्सपीरियंस गिनवा रहे हो वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो ही ना। यानी कि अगर उसने वेबसाइट डेवलपमेंट
की जॉब है तो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है आपने वो वीडियो इंटरव्यू में बताना है। वो नहीं बताना कि मैं लोगो भी डिजाइन कर लेता हूँ, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी काम आता है, मुझे फला भी आता है, फला भी आता है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ उसके मसले को सामने रख के आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। ठीक है, और अगर उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप अगर आप कोई वेबसाइट्स बनी हुई है या कोई लोगो बना हो, क्विकली आप खोल के उसमें ओपन करके क्रोम में ब्राउजर में ओपन करके दिखाएं, उस वीडियो को सेव करें और उस वीडियो को अपने कवर लेटर के साथ अटैच करके भेज दें। ये कोई इतना जबरदस्त तरीका है कि अगर आप ये करोगे तो आपके लाइक चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि क्लाइंट आपको रीच आउट करे, क्योंकि उसको नजर आना शुरू हो जाता है आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये बंदा एक तो सबसे हटके होगा आपका प्रपोजल। वीडियो अगर 100 प्रपोजल जाते हैं तो शायद उसमें एक आध बंदा होगा ऐसा जो वीडियो प्रपोजल सेंड करे, समटाइम्स एक भी नहीं होता। ठीक है, तो ये वो हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं ना, हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ये वो बात है जो आपको लोगों से हटा के दिखाएगी कि इस बंदे में कुछ अलग करने की वो है। ठीक है ना, तो अलग करके दिखाएंगे तो डेफिनेटली बंदा रीच आउट करेगा क्लाइंट आपको। अच्छा, ये चीज तो आई थिंक स्लाइड रिपीट हो गई, ये हम चीज देख चुके हैं कि आपने किस तरह की जॉब्स पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये रिपीट हो गया हमारा, रिव्यूज वगैरह चेक करना। अच्छा, थोड़ी सी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन सी एग्जांपल्स हैं ये कवर लेटर सीखने से पहले ना। ये जो आप देख रहे हैं 2 स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हुए हैं, ये वो चीज है जब आप क्लाइंट को प्रपोजल सबमिट करवाते हो ना, तो क्लाइंट को एक पूरी लिस्ट नजर आती है कि अगर 20 लोगों ने प्रपोजल सबमिट करवाया तो उसे इस तरह की लिस्ट नजर आएगी कि इसने सबमिट किया प्रपोजल, इसने सबमिट किया। अब जरा इसको एनालाइज करें कि क्लाइंट को ये देखें, यहाँ पे पूरा प्रपोजल नहीं दिख रहा आपका ना। पूरा तब दिखेगा जब वो यहाँ आपके नाम पे या प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, फिर वो आपकी पूरी स्टोरी कवर लेटर की देखेगा। लेकिन उसको सिर्फ पहली 2 लाइंस यहाँ पे नजर आएंगी, उसको आपकी प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है, उसको आपका नाम नजर आ रहा है, आपका आपका टाइटल जो आपने लिखा हुआ है वो कौन से मुल्क से हो, आपका रेट क्या है, कितना कमा चुके हो, जॉब सक्सेस क्या है, और किस तरह के फ्रीलांसर हो, राइजिंग टैलेंट हो, जो मतलब अगर आप बिल्कुल न्यू भी हो तो आपका कोई भी बैच नहीं होगा, फिर आप थोड़ा सा काम करते हो, फीडबैक्स लगने शुरू हो जाते हैं, फिर आप राइजिंग टैलेंट हो जाते हो, फिर और अच्छा हो जाते हो, फिर टॉप रेटेड हो जाते हो। ठीक है, फिर टॉप रेटेड प्लस हो जाते हो, फिर वेटेड हो जाते हो, वो डिपेंड करता है आप कितना आगे जाते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें और ये आपके जो स्किल्स हैं वो उसको दिख रहे हैं। अब आप जरा ये देखें कि इस बंदे के कवर लेटर मैंने आई थिंक सो ये चीज पहले भी बताई थी, आज भी हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके कवर लेटर की जो पहली 2 लाइनें हैं वो स्ट्रॉन्ग एनफ होनी चाहिए कि वो क्लाइंट को मजबूर कर दे कि वो आपके प्रोफाइल पे क्लिक करे और आपकी डिटेल्स देखे, आपका पूरा कवर लेटर पढ़े। लेकिन अगर ये वाली पहली 2 लाइनें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, जो अपील नहीं करेंगी क्लाइंट को, तो फिर मसला हो जाएगा। सो फोकस ऑन द फर्स्ट 2 लाइन्स। ठीक है, अच्छा, क्लाइंट को हमने मजबूर करना है, हुक करना है, हुकिंग लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको देखो, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है जी, हाय आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर अ मैथ ट्यूटर टू गिव स्टेप। ये मैंने ही एक जॉब पोस्ट की थी, उसके कुछ प्रपोजल्स थे तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। That you're to give step-by-step solutions for a number of problems. I believe I'm a good match for this job since I have an experience of over 3 years working for a number of online platforms included. बस अब बाकी कहानी मुझे उस तक नजर आएगी जब मैं क्लिक करके आगे जाऊंगी। अच्छा, इसको देखें, इसका भी सेम हमें ये नजर आ गया कि 100 इसने 100 प्लस अर्न किए हुए हैं, $5 an hour शायद ये चार्ज कर रही है। और अच्छा, ये देखें, ये मकसद क्या है ये स्क्रीनशॉट लगाने का कि इतना मुश्किल सा नाम है, चाय चाय शाय, आई डोंट नो व्हाट इट इज। इसने क्या गलती की हुई है, इसने देखें ये अपना जीमेल डाल दिया। ये बात जहन में रखनी है कि अपनी कोई भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अगर आप अपने कवर लेटर में देंगे तो आपको आज नहीं तो कल, एक दफा आपको के नोटिस में आ गया, दूसरी दफा नोटिस में आएगा, उसने आपका प्रोफाइल बैन कर देना है और फिर वो कभी भी नहीं खुलेगा, फिर आप जो मर्जी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, चाहे तो वो ईमेल है, चाहे वो आपका फोन नंबर है, चाहे वो व्हाट्सएप है, कुछ भी नहीं देना। क्लाइंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी अपवर्क के अंदर ही होगी, इसी के मैसेज बोर्ड पे होगी, इसी की चैट में होगी। हाँ, जब क्लाइंट आपको हायर कर लेता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड का नोटिफिकेशन आ जाता है,
उसके बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आप अपना ईमेल भी दे सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, समटाइम्स कुछ डॉक्यूमेंट्स ईमेल पे ड्राइव पे शेयर करने पड़ जाते हैं, और बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है, अपनी टीम में ऐड करना पड़ जाता है, स्लैक में, असाना में, इस तरह के सॉफ्टवेयर में, तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। इवन फोन नंबर भी दे सकते हो अगर क्लाइंट को ये समझ में आ रही है कि मेरी में व्हाट्सएप पे या कहीं और कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन ये सारा काम हायरिंग प्रोसेस के बाद। इंटरव्यू फेज में कवर लेटर में आपने कुछ भी तैयार करना। ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है जनाब, इन्होंने और तो छोड़े, ये माशाल्लाह पाकिस्तान से ही है तो खैर इन्होंने वो बाकी ईमेल के साथ साथ इन्होंने फोन नंबर भी दे दिया, और कवर लेटर में कराची पाकिस्तान सारा अपना नाम शाम एवरीथिंग करके, और फिर उसके बाद स्टोरी स्टार्ट की। लाइक कवर लेटर में तो इन चीजों की जरूरत नहीं होती ना, आप प्रोफेशनल सा कवर लेटर लिखें, उसके मसले को एड्रेस करें और उसको हल करें, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है वो आई बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सो आई एम फेमिलियर विद मैथमेटिक्स आई हैव। अच्छा, इसमें से अब आप देखें चार मेरा ख्याल है मैंने अटैच किए, हम जरा जाते हैं, ओहो वेट, मुझे जरा ये दोबारा ओपन करने दें। इसमें आप देखें कि इन चारों एग्जाम्पल्स में जो मुझे अपीलिंग लगा, तीन तो बिल्कुल, दो लोगों ने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, और एक ने जो है वो अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और दिस एंड दिस, वो चीजें डालने की इसलिए जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सब कुछ आपने ऑलरेडी अपने प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है, जरूरत नहीं है बताने की कि मेरा ये नाम है और मैंने ये किया हुआ है, मेरी फलानी डिग्री है, वो सब कुछ है आपके प्रोफाइल में। इस बंदे ने कैसे स्टार्ट किया कि आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर अ मैथ ट्यूटर टू गिव स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस फॉर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये लाइन पढ़ते ही मुझे फील हो गया कि इस बंदे ने मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन गौर से पढ़ी है और इसको ये समझ में आ रही है कि मैं, मेरा पेन पॉइंट क्या है, मैं, मेरा क्या मसला है, और वो हल कैसे करना है, ठीक है। अब आई बिलीव, अब वो कह रहा है कि आई बिलीव आई एम अ गुड मैच फॉर दिस जॉब, और ये बता रहा है कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका स्टार्ट अच्छा है। अगर इन चारों में से अगर मैं किसी का प्रोफाइल खोल के देखूंगी तो शायद ये बंदा होगा जिसको खोल के देखूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ इसने मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा और उसको उससे रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जॉब प्रपोजल लिखना कैसे है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, ग्रैब क्लाइंट्स अटेंशन टू हुक देम फास्ट। मैंने आपको बताया पहली 2 लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसमें क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करना है, उसको हुक करना है। कैसे हुक करना है उसकी थोड़ी सी डिटेल अब हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। ये एक एक सातों के सातों स्टेप्स को हम एक एक को डिफाइन करेंगे डिटेल में, ताकि आपको वेरी क्लियर आइडिया हो जाए कि आपने जॉब प्रपोजल कैसे लिखना है, क्योंकि जितना स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि क्लाइंट आपको रीच आउट करे इंटरव्यू के लिए। दूसरी, अटैच और लिंक योर सैंपल वर्क, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा काम है जो ऑनलाइन मौजूद है आपका काम, जैसे कोई वेबसाइट्स डेवलप की हुई है, कोई और ऐसा काम किया हुआ है जो ऑनलाइन मौजूद है, तो आप उनके लिंक्स दे सकते हो अपने कवर लेटर में। या अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई काम नहीं है, मेरे पास किसी और फॉर्मेट में काम पड़ा हुआ है, इमेजेस की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में या कुछ, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस या पीडीएफ्स जो भी है वो आप अपने कवर लेटर के साथ अटैच कर सकते हैं, जिस तरह से आप ईमेल के साथ अटैचमेंट करते हो एग्जैक्टली उसी तरह से, ठीक है। तीसरी चीज, आपने अपने प्रपोजल में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, अपने आप को शो करना है कि यू आर क्रेडिबल इनफ टू डू दिस टास्क, ठीक है। चौथी चीज, आप में कौन सी ऐसी खास बात है, व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। लाइक एक जॉब पे अगर 50 प्रपोजल आए हुए हैं, देन व्हाई यू, आपको क्यों हायर करेगा, आप में कौन सी ऐसी खास बात है, अगर कोई ऐसी खास बात है वो मेंशन करें अपने कवर लेटर में, ठीक है। पांचवा, वो मेंशन करने के बाद हुक एंड फर्दर, कोई और एक आध लाइन ऐसी लिख देंगे जिससे क्लाइंट हुक हो जाए कि वाकई उसको समझ आ गई कि आप में वाकई कोई खास बात है और उसको आपने हुक कर लिया उस एक लाइन से कि मैं कुछ डिफरेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। छठा, कॉल टू एक्शन, ठीक है। सारी कहानी में के बाद कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए कि आप क्लाइंट से क्या काम करवाना चाह रहे हो। कॉल टू एक्शन ये भी हो सकता है कि आप उसको उसको टेक्स्ट पे ही बात करने को कहो कि मैसेज मी बैक, ताकि हम डिटेल्स डिस्कस कर लें। या कॉल टू एक्शन ये भी हो सकता है कि आप उससे ये पूछ लो कि आपका टाइम स्केड्यूल क्या है, आप कब अवेलेबल हो, लेट्स हैव अ जूम मीटिंग टू डिस्कस द डिटेल्स, ठीक है। जूम मीटिंग के लिए अगर आप कॉल करोगे तो ये बेहतर कॉल टू एक्शन, ठीक है, क्योंकि उससे क्लाइंट को ये समझ में आ जाती है कि अगर ये बंदा मुझे मीटिंग के लिए कॉल कर रहा है, मुझसे मेरा स्केड्यूल पूछ रहा है, तो इसके अंदर कोई ऐसी बात होगी, ये डेफिनेटली कुछ करना जानता है जब भी मुझे मीटिंग के लिए कॉल कर रहा है, ठीक है। एंड देन एट द एंड प्रोफेशनल क्लोजिंग।
क्विकली देख लेते हैं एक एक करके इन सारे स्टेप्स को। अब सबसे पहला ये है जी कि ग्रैब क्लाइंट्स अटेंशन टू हुक देम फास्ट। कैसे हुक करना है? स्टार्ट विद द क्लाइंट्स नेम। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और अभी भी जो हमने क्लाइंट की हिस्ट्री देखी ना, हिस्ट्री में जो जहाँ पे क्लाइंट के फीडबैक्स शो हो रहे थे, जो फ्रीलांसर्स या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जब वो क्लाइंट को कोई फीडबैक देते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन क्लाइंट्स का नाम भी यूज कर लेते होते हैं उस फीडबैक में कि इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद जेसिका या कोई भी जॉन या एडम या व्हाटएवर। तो उस फीडबैक में से उस क्लाइंट हिस्ट्री के फीडबैक्स में से अगर आपको कहीं पे क्लाइंट का नाम नजर आ रहा है तो उस नाम को उठाएं, ठीक है, और उसको अपने प्रपोजल में यूज करें। समटाइम्स क्लाइंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन के एंड पे ही अपना नाम भी मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा रिसर्च करें, फाइंड आउट करें कि क्लाइंट का क्या नाम है, और फिर स्टार्ट करें इस तरह से, हाय जैसिका। और जहन में रखें कि इंटरनेशनली जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कभी भी सर या मैम या डियर के वर्ड्स यूज ना करें, स्ट्रेट अवे उनके नाम से मुखातिब करेंगे तो वो एक एक फील आएगी कि डायरेक्टली बंदा मेरे साथ मुखातिब है। आप वो फील आएगी कि कस्टमाइज्ड है ये प्रपोजल, ये मेरे लिए ही लिखा गया, ये बंदा डायरेक्टली मेरे साथ ही बात कर रहा है, ठीक है। यूज फर्स्ट 2 to 3 सेंटेंसेस वेरी वाइजली। उसकी रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि क्लाइंट को पहले वही 2 लाइनें नजर आ रही, ठीक है। आप कुछ इस तरह की बात लिख सकते हो, योर पोस्ट स्टूड आउट टू मी बिकॉज, कोई रीजन बता दो कि क्यों उसकी पोस्ट ने आपकी अटेंशन इतनी ग्रैब की, आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। या फिर आप यूं लिख सकते हो कि जैसे अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट में दिखाया था कि उसने स्ट्रेट अवे स्टार्ट किया कि आई सी या आई फील दैट यू आर लुकिंग फॉर इस तरह का लाइक एक्सपर्ट आप ढूंढ रहे हो और मेरे में वो चीजें हैं, या मैंने इतने साल काम किया है, लाइक इस तरह की चीज ना जिससे क्लाइंट को फील आए कि इसने मेरा प्रपोजल पढ़ लिया है, तो वो तभी हुक होगा, ठीक है। टेल देम योर अवेलेबिलिटी इफ द क्लाइंट इज लुकिंग टू स्टार्ट इमीडिएटली। अगर उस जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी ये मेंशन है कि मुझे ये अर्जेंटली ये काम चाहिए या मैंने आज या कल के दिन में हायरिंग करनी है, तो अगर आप अवेलेबल हो आप तभी अप्लाई करो, तो उन्हीं पहली 2 लाइनों में ये बात मेंशन कर दो कि यू आर अवेलेबल टू स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है, ताकि क्लाइंट को फौरन उधर ही से पता चल जाए। एंड बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल। अपना कवर लेटर लिखते हुए थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी शो करें, तो उससे बेहतर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज आ गई जी, अटैच लिंक सैंपल वर्क। ये तो जैसे कि इतना डिटेल इसमें जाने की जरूरत नहीं है। टेल देम दैट यू कैन डिलीवर द हाई क्वालिटी वर्क, प्रोवाइड लिंक्स टू योर प्रीवियस वर्क। अगर पहले इस तरह का काम किया हुआ है तो उसके लिंक्स दे दें, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है तो अटैच कर, ठीक है। और ये जहन में रखें, मेक श्योर दैट योर एग्जाम्पल वर्क और सैम्पल वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। जिस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह का काम चाहिए, वेब डेवलपमेंट का काम चाहिए तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सैंपल्स दे दें, ठीक है। डिजाइनिंग का काम चाहिए तो डिजाइनिंग से, वीडियो एडिटिंग का काम चाहिए तो अगर आपने यूट्यूब या कोई और तरह की वीडियो एडिटिंग की हुई है तो वीडियो एडिटिंग का वो शो करें, आप सैंपल शो करें, ठीक है। जरूरत नहीं है कि अगर आपने 10 तरह के काम किए हुए हैं तो आप एक जॉब पे 10 तरह के ही काम शो कर दो। सिर्फ जो रेलेवेंट सैंपल्स हैं वो अटैच करने, और वो कोशिश करें कि अच्छे वाले करें। तीसरी बात, बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। वो कैसे होगा? कवर लेटर में राइट अ ब्रीफ समरी। ब्रीफ समरी का मतलब है बहुत लंबी कहानियां नहीं सुनानी, मैक्सिमम 2 या 3 लाइन है, दैट्स इट। ब्रीफ समरी ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड एनी अचीवमेंट्स इफ यू हैव। यहाँ पे भी जो ब्रीफ समरी और एक्सपीरियंस या अचीवमेंट्स दे रहे होंगे वो कोशिश करें कि अगर रेलेवेंट हो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ तो वो बेहतर होगा। यू कैन लिंक टू एनी ऑफ योर ऑनलाइन पोर्टफोलियो एज वेल। अगर आपका कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना हुआ है, जैसे कुछ डिजाइनर्स लोग होते हैं वो बिहांस पे बना लेते हैं, या कोई और इस तरह का ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना हुआ है तो आप उसके लिंक्स भी दे रहे हैं, वेबसाइट्स हैं तो उसके लिंक्स दे दें, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वो आपके ऑनलाइन पोर्टफोलियो देखेंगे, या अगर समरी में आपने बताया हुआ है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस तरह की, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के साथ काम करती हूँ तो मैं जरूर ये बताती हूँ कि मैं अभी तक इतनी एडटेक कंपनीज के साथ काम कर चुकी हूँ, ठीक है। 100+ में बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं 100+ का वो वर्ड देखते हैं क्लाइंट्स तो उन्हें समझ में आ जाती है कि अगर इसने 100+ कंपनीज के साथ काम किया हुआ है तो डेफिनेटली कुछ तो होगा, ठीक है। और उससे क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और कोशिश ये होती है कि अगर मैं ये बात कर रही हूँ मैं 100+ के साथ काम कर रही हूँ तो मैं बुलेट पॉइंट्स में 4-5 कंपनीज को मेंशन भी कर दूं जो मुझे लगता है कि मेरे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स गए थे, तो मैं उनको मेंशन भी कर देती हूँ कि ये कंपनीज थी और ये प्रोजेक्ट्स थे जो इस प्रोजेक्ट के साथ रेलेवेंट है,
जो मैंने इस तरह का काम किया है। क्योंकि जब आप रेलेवेंट चीजें दिखाते हो ना, तो क्लाइंट थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है कि इसने इस तरह का काम पहले किया हुआ है, इसके लिए इतनी मुश्किल होगी नहीं। चौथी बात, कौन सी ऐसी बात के जो आपको बाकी लोगों से अलग करके दिखा रही है, ठीक है? आप में कौन सी ऐसी खास बात है कि क्लाइंट बाकी के 50 लोगों को छोड़ के आपको हायर कर रही है? क्या शेयर कर सकते हो? शेयर इफ यू हैव सम स्पेसिफिक डिग्री और सर्टिफिकेट रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक जॉब। कोर्सेरा वाले खुश हो जाए, उनके लिए एक चीज हटके हो जाएगी कि अगर उन्होंने कोई स्किल कोई कोर्स किया हुआ है तो वो दिखा सकते हैं कि ये मेरा सर्टिफिकेट है और मैंने ये कोर्सेरा से किया हुआ है, तो दैट सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम अदर्स। You can tell a brief story how you completed a specific task in a very quick turnaround time to show that you can meet deadlines or anything else you want to share. ठीक है? कि अगर क्योंकि क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा ये होता है कि जिस बंदे को हम हायर करने जा रहे हैं क्या वो डेडलाइंस मीट कर सकता है या नहीं। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया है और आपने आपका बहुत अच्छा टर्न अराउंड टाइम रहा और क्वालिटी भी जबरदस्त रही है, तो आप कोई ऐसी स्टोरी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का की जो चीज है ना, वो बड़ी काम करती है। कोई ऐसे 2-3 लाइनों में ना ऐसे स्टोरी शेयर कर दें आप, तो स्टोरी टेलिंग से रिलेट कर पाते हैं दूसरे लोग। ठीक है? तो आप वो चीज़ शेयर कर दो कि ये मुझ में ख़ास बात है, मैं इतना टफ टाइम था, इतनी टफ डेडलाइन थी और मैंने उसको भी मीट कर लिया, ठीक है? और अगर उसके बाद वो मीट करने के बाद कोई अच्छा फीडबैक क्लाइंट ने दे दिया, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट बना के एज़ एन अटैचमेंट सेंड कर दो कि उसके बाद ये हुआ था या मुझे इतना बोनस मिल गया था, तो वो एक मज़े की चीज़ हो जाएगी, ठीक है? उसके अलावा क्या डिफरेंट काम आप कर सकते हो? यू कैन गिव एन ऑफर लाइक मनी बैक गारंटी, ठीक है? आप जो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट होता है ना अपने काम में, वो फिर मनी बैक गारंटी भी दे देता है कि आप उसको कहो कि अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो मैं फुल रिफंड कर दूँगा, ठीक है? या फिर आप ये कह लो कि मैं 2 से 3 फ्री रिविजन्स कर दूँगा, मैं आपको चार्ज नहीं करूँगा रिविजन्स का। तो आपके पास कोई ना कोई ऑफर ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट होना चाहिए जो आप अपने कवर लेटर में मेंशन कर दो। वो 1 या 2 लाइनें जो हैं वो आपको क्राउड से हटा के शो करेंगी, ठीक है? हुक इन फर्दर में आप ये बता सकते हो, कोई 1-2 लाइनें ऐसी लिख दो अपनी अपनी लाइक वो खूबी बयान करने के बाद कि ये हुआ था, मैंने यूँ जल्दी-जल्दी काम किया था, टर्न अराउंड अच्छा था। तो उसके बाद आप उसको हुक एंड फर्दर कर दो उसी क्वालिटी को लेके कि इफ यू चूज़ मी यू कैन बी assured that you are getting high quality work in quick turnaround time as well as getting things done in the very first time. ठीक है? और गेटिंग थिंग्स डन इन द राइट वे, कुछ भी, ठीक है? एक लाइन आप ऐसे लिख दो कि अगर आप मुझे चूज़ करोगे तो फिर जो काम मैं दूसरे क्लाइंट के साथ मेरा इतना अच्छा किया था, एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ मैं आपको भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस तरह वो आप मज़ीद उसको हुक कर लेते हो क्लाइंट, ठीक? छठी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। इनवाइट देम फॉर अ कॉल टू डिस्कस थिंग्स इन डिटेल। हमेशा एक लाइन अपने प्रपोज़ल की, ये सारी बातें 5 बातें डिस्कस करने के बाद एक लाइन आपका कॉल टू एक्शन नहीं होगा आपके कवर लेटर में, इट मीन्स के आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी, ठीक है? तो ज़रूर ये बात लिख दें कि लेट्स hop onto a quick 5 to 10 minutes call to discuss more details about your project and how I can add immense value to your team. ठीक है? तो हमारा कॉल टू एक्शन क्या होगा कि आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि 5-10 मिनट की एक कॉल कर लेते हैं, ठीक है? या फिर आप यहीं पे बेशक स्केड्यूल भी पूछ लो कि आपका क्या स्केड्यूल है, आप कब अवेलेबल होगे, या दूसरा तरीका ये है कि आप उसको बता दो कि फलां-फलां मेरा टाइम ज़ोन है और दिन 11 बजे से लेके शाम 8 बजे के दरमियान में मैं अवेलेबल हूँ। इस दौरान में कोई भी अगर आपको टाइम सूट करता है तो यू कैन गेट बैक टू मी। ठीक है? तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज़ प्रोफेशनल क्लोजिंग। शो अ प्रोफेशनल बिहेवियर एट द एंड व्हाइल क्लोजिंग द प्रपोज़ल। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड लिख दें, बेस्ट, रिगार्ड्स और एट द एंड आपका नाम। ठीक है? ये हो गई हमारी प्रोफेशनल क्लोजिंग। हाँ, उसके बाद थोड़ी-सी प्रो टिप्स हैं, वो डिस्कस करते हैं और फिर मैंने कुछ 2-3-4 सैंपल प्रपोज़ल्स भी रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखा दूँगी। लाइक वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने अपने ही 2-3 प्रपोज़ल्स जो काम कर रहे थे, जिन पे मुझे क्लाइंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो हैं। आप उनको देख लो, मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि ये 7 जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, समटाइम्स मैंने ये सातों के सातों भी प्रपोज़ल्स में ऐड किए हैं, समटाइम्स मैंने इनका कॉम्बिनेशन कर लिया है। आप इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं प्रपोज़ल पे, कवर लेटर पे, और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है, ठीक है? लेकिन ये जो कॉल टू एक्शन वाली बात है और जो सैंपल्स वाली बात है, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली टिप, यूज प्रॉपर लाइन स्पेसिंग। अभी जिस स्लाइड में हम अभी हैं, इसी को अगर आप और से देख लें, मुझे ये बताएं कि अगर इसी सारी स्टोरी को मैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देती, यूज प्रॉपर लाइन स्पेसिंग के बाद अगली बात मैं यहीं से स्टार्ट कर देती, फिर अगली बात यहीं से स्टार्ट कर देती और एक बड़ा सा पैराग्राफ बना के लिख लेती, तो मुझे नहीं पता आप लोगों की रीडिंग हैबिट क्या है, लेकिन मेरे जैसा बंदा, मैं तो जब 4 से 5 लाइनें इकट्ठी पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हो ना, तो टू बी ऑनेस्ट मैं घबरा जाती, मैं कहती हूँ भाई ये मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, मैं उसको छोड़ देती। ठीक है। तो हमेशा अपने अपना जो आपका जो बहुत जरूरी टेक्स्ट होता है, जो लोगों को हम आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि लोग रीड करें, क्लाइंट्स हैं या कोई भी दूसरे, समटाइम्स सोशल मीडिया पे भी हम पोस्ट करते हैं, वो टेक्स्ट आपका इस फॉर्म में होना चाहिए कि उसमें रीडेबिलिटी होनी चाहिए, आसानी से रीड किया जा सके। तो उसकी पहली टिप, लाइन स्पेसिंग। कोशिश ये करें कि हर एक 2 लाइनों के बाद एक लाइन खाली छोड़ दें, ब्लैंक लाइन। ठीक है, एक खाली छोड़ने के बाद अगला पैराग्राफ स्टार्ट करें, फिर खाली छोड़ दें, फिर अगला पैराग्राफ। तो पढ़ने वाला भी ना थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाता है कि ये छोटी छोटी पैराग्राफ से मैं इनको आराम से पढ़ूं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग रखनी है। पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3 लाइन्स। 2-3 लाइनों से कोशिश करें, 2 लाइनों में पैराग्राफ को खत्म करें, उसके बाद एक खाली लाइन छोड़ें, पैराग्राफ स्टार्ट करें। लेकिन लंबी बात है 3 लाइनों पे चले जाएं, लेकिन 3 से लंबा पैराग्राफ मत करें, कोई भी नहीं पढ़ेगा। आजकल लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ट्राई टू एड बुलेट पॉइंट्स वेयर पॉसिबल। यहाँ पे देखें, अब मेरी जितनी भी स्लाइड्स आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि मैं बुलेट पॉइंट्स ऐड करती हूँ। ठीक है, बाकी स्टोरी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट्स से आप छोटा छोटा करके पढ़ना आसान हो जाता है। जो आपको लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो आपका टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वो चीजें ग्रैब करना आसान हो जाता है, सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना आसान हो जाता है। तो बुलेट पॉइंट्स को जरूर ऐड करें अपने कवर लेटर में। ठीक है, कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड स्पेसिफिक टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, शॉर्ट रखें, सिंपल रखें और रिलेटेड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। लंबी लंबी कहानियां बिल्कुल भी नहीं सुनानी, क्योंकि क्लाइंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उसे हो सकता है 20-50 प्रपोजल आए होंगे, तो वो इतना लंबा नहीं पड़ेगा, वो छोड़ देगा, वो आगे मूव ऑन कर जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गिव देम आइडियाज, स्ट्रैटेजीज यू विल फॉलो एंड क्विक सॉल्यूशंस यू विल प्रोवाइड। अपने कवर लेटर के अंदर जो आपने पहली 2 लाइनें हुक क्रिएट की है, या जहां पे सैंपल्स ऐड कर रहे हो, कहीं भी आप 1 या 2 लाइनों की एक स्ट्रैटेजी डिफाइन कर दो, आइडिया दे दो कि मैं आपके इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हल करने जा रहा हूँ। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि क्लाइंट को ये समझ में आ जाएगी कि एक तो इसको मेरे मसले की समझ में आ गई है, और ऑलरेडी इसके पास एक स्ट्रैटेजी है मुझे इस मसले से निकालने के लिए। ठीक है, तो फिर क्लाइंट ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो आपको रीच आउट करे। डोंट यूज अ सिंगल टेम्पलेट फॉर एवरी प्रपोजल। ये अपनी जिंदगी का असूल बना। ठीक है, अगर आपने एक ही कवर लेटर लिख लिया, एक ही टेम्पलेट बना लिया और कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हो, यकीन करो आप लोगों को जॉब नहीं मिलनी। आप साल बाद भी रो रहे होगे कि हमें खामखा आपने इतना सिखाया, हमें तो जॉब नहीं। ठीक है, शामत टीचर की आ जाती है जो सिखा रहा होता है। ठीक है, तो आपने अगर सिंगल टेम्पलेट का जहन में रखा हुआ है, ये ऑलरेडी यूज करें, तो इस हैबिट को चेंज करें। जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और उसके मुताबिक हर जॉब के लिए कस्टमाइज्ड प्रपोजल लिखें, उसके मसले के मुताबिक। बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल। ये बात बार बार मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमागों में बैठ जाए कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ओरिजिनल काम होना चाहिए। टेम्पलेट ओरिजिनल तो नहीं होता ना। अब ये मेरे अपने ही कवर लेटर्स हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से किया हुआ। इसमें एक कवर लेटर है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन मैथ कंटेंट राइटर पोजीशन एट, ये उसकी कंपनी का नाम था जो मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन में नजर आई थी। ठीक है, तो मैंने उसकी कंपनी का नाम भी इंक्लूड कर दिया ताकि, अच्छा यहाँ पे मैंने हाई देयर लिख दिया क्योंकि कहीं पे भी मुझे उस क्लाइंट का नाम नहीं मिला था, बट मुझे कंपनी का नाम मिल गया था, तो मैंने कंपनी का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया कि आपने इस कंपनी में जो पोजीशन अप्लाई की, एडवर्टाइज की, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, As a highly experienced teacher and math content writer, I understand the challenges of effectively, क्योंकि उस बंदे ने कम्युनिकेशन की बात की हुई थी, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात की हुई थी हाई स्कूल लर्नर्स के लिए। ठीक है, तो मैंने फिर वो वाले आप कीवर्ड्स को, जो डिस्क्रिप्शन में वो जो मोटे मोटे की यूज कर रहा होता है ना, अपने प्रपोजल में जरूर यूज कर दिया करें। ठीक है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग, उसी के प्रपोजल डिस्क्रिप्शन से मैंने ये वर्ड उठाया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैंने उसी के प्रपोजल से ये वर्ड उठाया। ठीक है, टू हाई स्कूल लर्नर्स, हाई स्कूल लर्नर्स की भी उसने बात की थी, मैंने वहीं से उठाया।
ठीक है. आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अलाइन परफेक्टली विद योर नीड्स एंड आई वुड बी ऑनर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ योर ई लर्निंग रिसोर्सेज. क्योंकि वो ई लर्निंग रिसोर्सेज बनाने जा रहा था तो मैंने ये वाला वर्ड भी वहां से यहाँ अपने प्रपोजल में यूज कर लिया. ठीक है. आई अंडरस्टैंड दैट मेन टास्क इज, अब ये मैंने वो सारी उसकी थोड़ा सा मेन टास्क को डिस्कस कर लिया. जो हम कह रहे हैं ना कि हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बतानी है, थोड़ा सा आइडिया बता देना है, या कुछ ऐसी लाइंस लिख देनी है जिससे हमें उसको ये समझ आ जाए कि इसको कंप्लीटली समझ में आ गई है. ठीक है. I understand that main task is to create storyboards inclusive of narration script that will eventually be transformed into instructional or explainer video or step by step solution. खैर ये सारी स्टोरी मैंने उसको बता दी कि भाई मुझे सब समझ आ गई है. ठीक है. फिर उसने ये कहा हुआ था कि आर यू रेडी, स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, उसके लिए एक सैंपल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि लेटर ऑन मैं उसका पे कर दूंगी. तो मैंने एक लाइन लिख दी कि रेडी टू कंप्लीट अ पेड सैंपल टास्क फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस, वेटिंग फॉर द डिटेल्स. इफ यू थिंक वी आर गुड फिट, मैसेज मी एंड वी कैन टॉक. ठीक है. अब यहाँ पे देखें, मैंने जूम का वीडियो का उसको नहीं कहा. ठीक है. मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे दिया, बट मैंने उसको लिखा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि वी आर गुड फिट, यू कैन मैसेज मी एंड देन वी कैन टॉक. बेस्ट और एट द एंड मेरा नाम, दैट्स इट, बात खत्म. ठीक है. और इसके साथ मैंने अटैचमेंट में अपने सारे सैंपल जितने भी मेरे इस जॉब से रिलेटेड राइटिंग सैंपल्स थे वो मैंने अटैच कर दिए थे. ठीक. आगे चलते हैं. एक और है, इसमें भी मेरे पास क्योंकि उसका मुझे क्लाइंट का नाम नहीं मिला था तो मैंने हाई देयर से स्टार्ट कर लिया. और अब इसको भी देखें कि मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया. इस बंदे को ऐसा राइटर, मैथ राइटर चाहिए था जो उसकी मैथ की वर्कशीट्स डिजाइन करे और उसको कैनवा आता हो. कैनवा इज एन ऑनलाइन टूल जिसमें आप चीजें डिजाइन कर लेते हो, डिफरेंट पोस्ट डिजाइन करते हो, लाइक वर्कशीट्स बना लेते हो, ई बुक्स बना लेते हो. इट्स अ गुड. तो वो कह रहा था कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसको कैनवा भी आता हो, जिसको मैथ्स भी आता हो, वर्कशीट्स लिख भी ले और वो जाके कैनवा में डिजाइन भी करे. तो अब आप उसका मसला समझें कि उसको डिजाइनर भी चाहिए और उसको मैथ एक्सपर्ट भी चाहिए, 2 in 1 बंदा. अभी जरा ये बड़े मजे का प्रपोजल है. ठीक है. आप देखें कि मैंने लिखा कैसे. यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट टू हेल्प यू रिक्रिएट. अच्छा, इसके पास बनी हुई थी, इसने रिक्रिएट करवानी थी ना, उसी टाइप के नए क्वेश्चंस. टू रिक्रिएट मैथ शीट्स विद अ मॉडर्न लुक यूजिंग कैनवा. हाउ अबाउट, अब मैं उससे पूछ रही हूँ, हाउ अबाउट वर्किंग विद अ मैथ एजुकेशनल राइटर एक्सपर्ट इन कैनवा. ठीक है. कि जो मैथ एजुकेशनल राइटर है और वो कैनवा में भी एक्सपर्ट है, उसके साथ काम करने के बारे में क्या ख्याल है आप. ठीक है. हुक कर लिया ना मैंने 2 लाइनें पूरी भी नहीं लिखी, मैंने 1.5 लाइन में उसको हुक कर लिया. वो इधर ही हुक हो गया कि मुझे तो 2 in 1 बंदा मिल गया जो मैथ एक्सपर्ट भी है और जो कैनवा का भी एक्सपर्ट है. फिर मैंने आगे उसके साथ ही हुक एंड फर्दर वाली स्टोरी कर दी कि अब मैंने मजीद फायदा बता दिया कि इसका फायदा क्या होगा. नॉट ओनली यू विल गेट योर वर्कशीट्स प्रूफ रेड, बट you will definitely get amazing worksheet templates with a modern look. 2 फायदे हो गए उसके कि आपकी जो पहले की बनी है वर्कशीट्स हैं, जब वो आप मुझे वो दोगे कि मैंने रिक्रिएट करनी है तो पहले वाली वर्कशीट्स को प्रूफ रीड कर दूंगी. वहां पे भी वो तो मैंने रीड करनी ही करनी है, ज़ाहिर रीड करूंगी तो नहीं बनाऊंगी. तो मैंने उसको एक फायदा बता दिया कि आपकी वो भी प्रूफ रीड हो जाएंगी, नए क्वेश्चंस भी क्रिएट हो जाएंगे और आपको एक मॉडर्न टेम्पलेट, एक मॉडर्न लुक के साथ वर्कशीट के टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे. अब उसने एक अटैच करके भी शीट दी हुई थी कि ये एग्जाम्पल है. ठीक है. आप इसको देखो. तो मैंने ये भी उसको बता दिया कि मैंने उसको भी देखा है. आई जस्ट हैड अ लुक एट द सैंपल वर्कशीट यू अटैच्ड and let me tell you that only a person having math knowledge along with Canva can do this task in order to avoid any mistake in mathematical equations used in the worksheets. अब तो मतलब ये 2 लाइनें पढ़ के तो फंस गया ना क्लाइंट. वो उसको तो अब मजीद फायदे नजर आने शुरू हो गए कि भाई मैं उसे कह रही हूँ कि अगर तुमने कोई ऐसा बंदा हायर कर लिया जिसे या तो सिर्फ मैथ्स आता होगा या फिर सिर्फ डिजाइनर, तो तुम्हें तो बड़ा मसला हो जाना है. ठीक है. तो सिर्फ एक ऐसा बंदा जिसे मैथ भी आता हो, जो इक्वेशंस की टाइपिंग भी कर सके कैनवा में जाके और जो कैनवा की डिजाइनिंग का एक्सपर्ट भी हो, सिर्फ वही बंदा आपके मसले का हल है. उसके अलावा कोई बंदा आपका मसला हल नहीं कर सका. और मैं ऑलरेडी उसे बता चुकी हूँ कि वो बंदा मैं ही हूँ. ठीक है. इफ यू थिंक वी आर अ गुड फिट, मैसेज मी एंड वी कैन नेगोशिएट द प्राइस पर वर्कशीट और पर पेज. देखिए, अब मैंने नेगोशिएशन यहीं पे स्टार्ट कर दी. मुझे 100% श्योर था कि मैं जिस तरीके से प्रपोजल लिख रही हूँ, एक क्लाइंट ने कहीं भी नहीं जाना. ठीक है. वो नेगोशिएशन करेगा मेरे साथ. अच्छा, मैंने उसे कहा कि हम इस तरह भी नेगोशिएशन कर सकते हैं कि हम वर्कशीट, उसकी 3 पेजेस की वर्कशीट थी, मैंने उसे कहा कि हम वर्कशीट की भी फ्लैट फी कर सकते हैं या फिर हम पर पेज की अगर तुमने करनी है तो वो भी कर सकते हैं
और मैंने उसको एक और भी कर सकते हैं। अच्छा, उसने ना आवरली जॉब पोस्ट की थी कि मैं घंटे का पे करूंगा ना, तो मैंने उसको एक और ऑप्शन दे दी कि एक और ऑप्शन देने का फायदा ये था कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप आवरली जॉब किसी क्लाइंट के साथ करते हो तो क्लाइंट समटाइम्स थोड़ा सा परेशान इस चक्कर में रहता है कि हो सकता है कि ये 1 घंटे का काम हो और ये मुझे 3 घंटे पर चार्ज कर ले। तो मैंने उसको थोड़ा सा मजीद कंफर्टेबल करने के लिए कि अगर इसके जहन में भी ऐसी बात है कि घंटों का मुझे ज्यादा ना पे करना पड़ जाए, एक ही वर्कशीट पे 3 घंटे अगर लगा दे तो फिर क्या होगा, तो मैंने उसे एक ऑप्शन दे दी कि हम ठीक है, हम वर्कशीट का कर लेते हैं या पर पेज का। तो अगर 3 पेजेस की वर्कशीट है तो उसे पहले से पता होगा कि मैंने एक वर्कशीट का इतना पे करना है। इफ यू कैन शेयर द वर्कशीट विद मी, आई कैन सेंड यू my pricing along with an assurance of quality work in a quick turnaround time। अब मैंने assurance भी दे दी कि अगर जो आपने वर्कशीट्स बनवानी है उनमें से अगर एक वर्कशीट अगर आप मुझे सेंड कर दो तो मैं वो चीज देख के मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरी उसकी लाइक क्या प्राइसिंग होगी एक वर्कशीट की, और अश्योरेंस मैंने दे दी कि क्वालिटी वर्क होगा और टर्न अराउंड क्विक होगा। ठीक है, डेडलाइंस का भी इशू नहीं होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। प्रोफेशनल क्लोजिंग हो गई। लाइक ये प्रपोजल मैंने इसलिए शेयर किया कि आई फील कि दिस इज द बेस्ट प्रपोजल, और लेटर ऑन में मुझे ये जॉब अवार्ड भी कर दी थी इस बंदे ने, और जहां बात स्टार्ट हुई थी 2 या 3 वर्कशीट से, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन कर रही हूँ। तो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स। ठीक है, अब इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रही है, सिर्फ इसलिए अटैच करने का मकसद ये था कि आप समटाइम्स कोई जॉब ऐसी होती है कि आप बुलेट पॉइंट्स में जो आपने उससे रिलेटेड उससे मिलते प्रोजेक्ट्स किए होते हैं वो आप मेंशन कर देते हैं, मैंने फलां कंपनी के साथ ये किया, फलां के साथ, फलां के साथ, फलां के साथ। और मैं कोई अगर आपके पास कोई वीडियो टेस्टिमोनियल है, एक क्लाइंट का बहुत अच्छा वीडियो टेस्टिमोनियल है मेरे पास जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तो वो समटाइम्स मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर देती हूँ कि आप इस लिंक पे जाके वो वीडियो टेस्टिमोनियल देख लो। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पीएस भी मेंशन कर दिया, आई एम अटैचिंग सम मोर सम ऑफ माय मैथ राइटिंग सैंपल्स जो मैंने अटैच किए थे उसने देखे होंगे, कॉल टू एक्शन भी ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये चीजें थी। आई होप ये कवर लेटर देखने के बाद बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगेन द सेम रिमाइंडर, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द पाथवे टू सक्सेस। याद रखनी है, पल्ले से बांध लें ये बात, अभी तक तो पल्ले से बांध लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। चौथी बात जी, स्टेप्स टू टेक once the project is awarded। प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, इतना अच्छा प्रपोजल लिखा, प्रोजेक्ट मिल गया, अब क्या करना है? इसमें बहुत सी चीजें जो कल हमने डिस्कस कर ली थी, मैं उन पे ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी। ठीक है, हमने कल ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट डिस्कस करना है आपने, क्वेश्चंस पूछने से शाय नहीं होना, और एक डॉक्यूमेंट बना लें कि क्लाइंट से कंफर्म कर ले कि हाँ मुझे ये समझ में आ रही है कि मैंने ये चीजें आपको डिलीवर करनी। ठीक है, क्लाइंट से कंफर्मेशन लें, फिर उसके साथ काम स्टार्ट करें। ठीक है, रीजनेबल डेडलाइन सेट करें, और उसको नंबर ऑफ रिवीजन हमेशा स्कोप ऑफ वर्क में तय होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी ये कहा कि आप उसको अगर कह रहे हो कि मैं 2 to 3 फ्री रिवीजन ऑफर कर दूंगा, तो 2 to 3 का मतलब 2 to 3 ही फ्री होगी, अगर चौथी या पांचवी होगी तो वो पेड होगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप डिफाइन कर लेंगे अपना स्कोप ऑफ वर्क, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट वंस हायर्ड। क्या कर सकते हो आप जूम पे बात कर सकते हो जिस तरह क्लाइंट को समझ, क्योंकि वीकली मीटिंग्स होती हैं, समटाइम्स बाय वीकली मीटिंग्स होती हैं, तो वो क्लाइंट के साथ आप म्यूचुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, अपने क्लाइंट को हर फेज पे इन्फॉर्म करते जाएंगे, इतना काम हो गया, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, ये मसला हो गया जिसकी वजह से डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहा, उसको पहले से बता दें। ठीक है, ये बहुत बुरी बात होती है, ये मैं दूसरी या तीसरी दफा रिपीट कर रही हूँ कि आपको फॉर एग्जाम्पल आज रात 12 बजे की डेडलाइन मिली, आप 12 बजे मजे से सो गए, सुबह उठे, क्लाइंट को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया, सुबह उठे क्लाइंट ने इनबॉक्स किया हुआ है आपको कि आपकी तो डेडलाइन थी, आपने काम सेंड क्यों नहीं किया, और फिर आप बहाने बना रहे कि मुझे बुखार हो गया था, मुझे फला हो गया था, मुझे वो दूर के मामा चाचा दादा की डेथ हो गई थी। तो ये प्लीज नहीं करना। ठीक है, ऐसे बहुत बुरी बात होती है। अगर कोई मसला हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो 12 बजे की डेडलाइन आने से 1-2 घंटे पहले एक मैसेज कर दें क्लाइंट को कि मेरे साथ ये मसला हो गया है, तो मैं डेडलाइन मीट नहीं कर सकता, मैं कल आपको ये काम सबमिट करवा दूंगा, तो वो बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ठीक है, डेडलाइंस हमेशा मीट करनी है, हमेशा कम चीजों की एक्सपेक्टेशन देनी है, उम्मीदें कम दिलानी, या ओवर डिलीवर करना है। रूल बना ले अपनी जिंदगी का, लेट योर क्लाइंट अवेयर ऑफ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, यही बात जो हमने अभी डिस्कस की।
कम्युनिकेशन क्विक रिप्लाई करना है मैसेजेस का, क्लाइंट कुछ भी पूछ रहा है। प्रो टिप लास्ट सेशन में भी डिस्कस हुई थी कि अपने स्मार्टफोन्स हर वक्त आपके हाथ में होते हैं, आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, आपके स्मार्टफोन्स में जो भी आप प्लेटफॉर्म्स यूज करें, आप वर्क, फाइवर, फ्रीलांसर्स, इन सब की एप्स हैं, अपने फोन्स में उनकी एप्स डाउनलोड करें, ताकि जब भी क्लाइंट आपको मैसेज करें तो आप फौरी उसको अपने फोन से रिप्लाई कर दें। आप ये वेट ना करें कि भाई मैं तो 2 घंटे बाद घर पहुंचूंगा, लैपटॉप खोलूंगा और फिर देखूंगा, तो ये बुरी बात हो जाएगी, ठीक है। इससे फिर आपका जो इंप्रेशन है वो खराब होगा, आप क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर पाएंगे। हमने शुरू में चीज ये डिस्कस की ना कि हमने क्लाइंट एक्विजिशन तो करनी है, हमने जोर देना है, फोकस रखना है कि हमने क्लाइंट रिटेंशन कैसे करनी है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगी, ठीक है। क्विक जो है वो रिप्लाई करना। अच्छा, पिछले सेशन में, ये अब आखिरी बात है, उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम ले लेंगे। पिछले सेशन में किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि आप हमें ये बताएं कि हम रेट कैसे निगोशिएट करें, ठीक है। तो एक रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ बात हो रही थी, कल ही ये जॉब मुझे अवार्ड हुई है, मैंने सोचा इसी को स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर। अच्छा, उसमें ये सीन था कि जॉब बहुत इजी थी, उसमें उसके पास वर्कशीट्स बनी हुई है, मैथ्स की वर्कशीट्स बनी हुई है, उसके पास आंसर की भी मौजूद है। जैसे हमारी मैथ्स की बुक्स में शुरू में एक्सरसाइज होती है और बुक के एंड पे आंसर्स लिखे होते हैं। उसका करना ये था कि उन क्वेश्चंस को उसे सॉल्यूशंस, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए थे। आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, तो काम आसान हो गया हमारा कि हमने सॉल्यूशन लिखना है और आंसर टैली कर लेना है। तो कोई भी बंदा जो जिसको मैथ्स आता है वो ये काम कर सकता है। अच्छा, उसने पहले सैंपल मुझसे लिया, ठीक है, सैंपल मैंने सबमिट किया, उसको सैंपल पसंद आ गया। अब सैंपल पसंद आने के बाद की ये सारी कन्वर्सेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। वो ये कह रहा है कि थैंक यू फॉर प्रॉम्प्ट सबमिशन, यू हैव डन अ गुड जॉब फॉर द ट्रायल टास्क। ये वही बंदा है जिसका अभी पीछे हम कवर लेटर भी देख, ठीक है, वो जिसको मैं कह रही थी कि मैं पेड सैंपल टास्क के लिए आई एम रेडी, ये वही बंदा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि जी जबरदस्त है आपका काम, ट्रायल टास्क बहुत अच्छा है, वी वुड लाइक टू ऑफर यू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आई फोरसी दिस असाइनमेंट टू बी अ लॉन्ग टर्म वन, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म की बात नहीं हुई थी, लेकिन उसे सैंपल इतना अच्छा लगा कि उसने कहा कि ये लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू टेक इट अप, द फर्स्ट टॉपिक विल बी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स, द सेम विद व्हाट यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रायल। इसी टॉपिक पे मैंने ट्रायल भी किया था। Do let me know if you would like to take it up so that I could initiate the contract and add project milestones, ठीक है। वो मुझसे मेरी मर्जी पूछ रहा है ताकि उसके बाद वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे, ठीक है। अब मैं उसे क्या कह रही हूँ कि हाय बॉब, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक द ट्रायल टास्क, रेडी टू टेक ऑन द प्रोजेक्ट, बट बिफोर दैट कैन यू प्लीज शेयर द रेट्स यू शेयर ड्यूरिंग द मीटिंग। मेरी इसके साथ जूम मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें इसने मुझे क्विकली रेट्स दिखाए थे, लेकिन मैं भूल गई थी कि इसने क्या बताया था। तो मैंने सोचा कि अब देखिए मैं भूल गई ना, मेरे जहन से निकल गया, बजाय इसके कि मुझसे कहती कि हाँ जी फटाफट शुक्र है कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जल्दी जल्दी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ऐसे नहीं, आराम तसल्ली से, कहीं भी नहीं भाग रहा बंदा, ठीक है। मैंने उसे कहा मेरे साथ क्या रेट्स थे। अच्छा, उसने कहा जी कि द पेमेंट रेट विल बी एज फॉलोज फॉर दिस टॉपिक आई हैव 45 क्वेश्चंस विद 189, और पेमेंट वो कह रहा है मैं आपको $93 पे करूंगा इन 45 शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आप सॉल्यूशंस लिखोगे, ठीक है। जिसमें से वो कह रहा है यू हैव ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस इन द ट्रायल असाइनमेंट, तो बाकी जो रह गए वो आप करो, और इसके मैं आपको $93 सिर्फ सोल्यूशन लिखने के। सोल्यूशन लिखना बहुत आसान काम होता है, काम मुश्किल वो होता है जब आपको क्रिएटिविटी शो करनी पड़ती है और आपको नए क्वेश्चंस क्रिएट करने हो। वर्कशीट क्रिएशन इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्विज क्रिएशन इज अ डिफिकल्ट टास्क, सोल्यूशन लिखना कुछ मुश्किल नहीं होता। अब ये हालांकि ये ठीक रेट था, इट्स नॉट दैट बैड कि आपको 45 क्वेश्चंस के सोल्यूशन लिखने के अगर कोई $93 ऑफर कर रहा है तो इट्स गुड। स्टिल मैंने उसे कहा कि भाई नहीं, ठीक है, इट टुक मी 3 hours टू कंप्लीट दिस सैंपल टास्क। इट मीन्स, अब मैं क्योंकि मैथमेटिशियन हूँ, मैंने तो पूरा हिसाब किताब उसके बता दिया। इट मीन्स कि अगर मुझे 3 घंटे लगे सैंपल टास्क करने में, इट मीन्स इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 hours टू कंप्लीट 189 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। मैंने उसे कहा मेरा तो इतना टाइम लग जाना है, तो अब क्या होगा। मैंने उसे हिसाब करके बताया कि अगर आप मुझे 93 दोगे तो अगर मेरे 14 घंटे लगते हैं तो ये तो मेरा घंटे का बड़ा कम बनता है, $7 to 8 US, which seems fairly low for GCSE IGCSE tasks. You have already seen the quality of work I will be providing, ठीक है। मैंने क्योंकि अब मैं उसे दिखा चुकी हूँ ना अपना काम, वो तो वैसे ही फैन हो गया, तो अब तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं निगोशिएट करूँ।
may I ask what would be the best rate you can offer for this task? अभी भी मैंने उसको कहा कि भाई आप कम दे रहे हो, मैंने उसे अपना रेट नहीं दिया, मैं उसी को कह रही हूँ आप बताओ, आप 93 नहीं, इससे बेस्ट आप क्या दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसने ये कहा कि hi Smina, in view of the quality work produced by you and the nature of the topic assigned where the graphs are needed, the maximum rate for this work that we can offer you is $110. Do let me know if you are fine with it. ठीक है, अब ये negotiation start हो गई। अब वो कह रहा है 93 नहीं, चलो मैं तुम्हें $17 और दे देता हूँ और ये $110 में आप मुझे ये 45 क्वेश्चन करके दे दो, ठीक है। अब मैं उसे कह रही हूँ थैंक्स फॉर क्विक रिप्लाई बॉब। अब मैंने उसका बेस्ट रेट ले लिया, अब फिर मैं उसको अपना कोड दे दूँ कि द मिनिमम आई कैन डू फॉर यू इज $150 विद एक्यूरेसी एंड क्वालिटी गारंटेड। दोबारा मैंने उसको रिमाइंडर दे दिया कि नहीं 110 में नहीं, मैं 150 में करूंगी आपका काम, ठीक है। और उसके साथ गारंटेड है कि आपकी 100% एक्यूरेसी होगी और क्वालिटी गारंटेड। रेडी टू स्टार्ट। साथ ही मैं कह रही हूँ कि अगर आप 150 पे एग्री होते हो तो आई एम रेडी टू स्टार्ट राइट अवे। तो ये स्टोरी थी जो कि लेटर ऑन खत्म हुई 110 पे ही, ठीक है। वो फिर 110 से आगे अग्री नहीं हुआ क्योंकि उसका बजट इजाजत नहीं दे रहा था, तो 110 पे अग्री गई और ये 1600 का प्रोजेक्ट फिलहाल हमने क्लोज किया $1600 का, जिसमें से पहला माइलस्टोन, पहली वर्कशीट जो सॉल्यूशंस लिखने वो $110। ये आपके सामने इस तरह का आपको मैसेज आएगा कि क्लाइंट का नाम, द क्लाइंट सेंट एन ऑफर, उसमें ये सारी स्टोरी होगी कि ये काम करना है और इस तरह का होगा कि इसका इतना बजट है। पहला माइलस्टोन यानी कि जो पहली वर्कशीट में उसको करके दे रही हूँ लॉगरिथमिक फंक्शंस की, उसकी जो भी आपका रेट तय होगा $110 वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अमाउंट इन एस्क्रो, मैंने आपको बताया था कि जब आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हो तो एक दरमियान में एस्क्रो होता है उस प्लेटफॉर्म का। जब भी क्लाइंट अवॉर्ड करेगा जॉब तो जो पहला स्टोन उसने डिफाइन किया है वो क्लाइंट की जेब से निकल के दरमियान में एस्क्रो में आ जाएगा, यानी कि अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे $110 आ चुका है क्लाइंट की जेब से निकल के, अमाउंट इन एस्क्रो। जब मैं इसको काम सबमिट करवा के सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूंगी, रिलीज पेमेंट के बटन पे क्लिक करूंगी, तो जब क्लाइंट जो है ये पेमेंट रिलीज करेगा और एस्क्रो से उठ के वो पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगी। तो ये जहन में रखना है कि जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ना हो, ऑफर सेंड ना करे क्लाइंट, तब तक आपने किसी भी क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे नहीं पता मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है या 4 बजे हैं, नो आइडिया, बट सो दैट्स ऑल टुडे। इसमें हमने ये सारी चीजें आज डिस्कस की and you can always follow me on YouTube, on LinkedIn and at Facebook, anywhere. So thank you so much Samina, thank you so much. निधि, क्या हमारे पास टाइम है कि हम कोई क्वेश्चन आंसर ले सकें और should we conclude? अस्सलाम वालेकुम मैम, निधि ड्रॉप फॉर अनदर मीटिंग। Okay. तो आई थिंक अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन आंसर सेशन एज सच नहीं है, फ्रीलांसिंग रिलेटेड ही थे, तो वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। वन मोर थिंग कि काफी स्टूडेंट्स हमसे रिकॉर्डिंग सेशन मांग रहे हैं, तो वो अभी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। सून हम DLSCI फेसबुक पेज पे विद इन 15 मिनट्स वो अपलोड हो जाएगा फेसबुक पे भी, तो देन यू कैन वॉच द फर्स्ट एंड सेकंड सेशन ऑफ फ्रीलांसिंग। ओके, आई जस्ट वांट टू ऐड सम कमेंट्स क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रही थी। अभी तो हम जो ये सेशंस हैं वो फ्रीलांसिंग के ऊपर कर रहे हैं कि आप मतलब स्किल सेट ऑफ कोर्स आपका अपना है। जैसे मैडम समीना आपको बता रही हैं कि उनकी जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, स्टैटिस्टिक्स है, इंग्लिश है, कोई ट्रांसलेशन का काम करते हैं, मतलब क्या आपका स्किल सेट क्या है, आपकी सब्जेक्ट की एरिया क्या है, वो आप डिसाइड करेंगे। क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मेरा लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है या मेरे पास लाइसेंस नहीं है। जस्ट टू ऐड ऑन एंड टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन के कल कुछ लाइसेंसेस अवेलेबल होंगे eservices.hec.gov.pk के ऊपर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के पर लाइसेंसेस मिल सकते हैं, मतलब आफ्टर से फॉर एग्जांपल सुबह 6-7 बजे के बाद द पोर्टल विल बी लाइव, आप वहां से लाइसेंसेस ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो फाइवर पे या अपवर्क के ऊपर अपने प्रोफाइल बना लेते हैं, उसके बाद इनिशियल ऑर्डर कैसे लेना है। आई बिलीव समीना जस्ट नोट इट डाउन ताकि हम इसको नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर सकें कि हाउ टू स्टार्ट विथ, ठीक है, किस तरीके से जो है वो हमने बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से जो है वो स्टार्ट करना है, तो हम इसकी तरफ फिर जाएंगे।
यहाँ पे मैं ऐड करती चलूँ कि जिनके ये क्वेश्चन थे, आई होप बहुत सी चीजें तो आज के लेक्चर में क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्क्रैच से यही काम करना है जो हमने आज डिस्कस किया। ओके तो स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आज काफी चीजें क्लियर होगी। जी जी। अच्छा, दूसरा ये कि ये सेशंस बेसिकली इस सीरीज में 5 सेशंस जो है वो रखे गए थे। 5 की रिकॉर्डिंग्स जो हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो तो ले सकते हैं, आई बिलीव कि अनरजिस्टर्ड भी ले सकेंगे, सिर्फ उनको इसका लिंक का पता होना जरूरी है। हम लोग अपने DLSI के जो पब्लिक या सोशल मीडिया के सर्कल्स हैं या पेजेस हैं, हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये कि मतलब स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ द कोर्सेज। मैं आज देख रही थी और समीना के शेयर भी कर रही थी कि इस वक्त सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो फ्रीलांस पर काम कर रहे हैं और ले रहे हैं, तो आप जरूर लें। आपका लाइसेंस अगर कोर्सेरा का 15 डेज यूज नहीं होगा तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब हमने कुछ लाइसेंसेस जो हैं वो ब्लॉक या कैंसिल भी किए हैं। 2 के आपके पास जो है ये सॉफ्ट डिलीट होता है, सॉफ्ट ब्लॉक होता है, आप लोग जो है वो इसको रिज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि आप लोग जो है वो इसको यूज कर रहे हो, बिकॉज वी आर इन डॉलर्स, थेफ्टी अमाउंट इज बीइंग पेड AGC फ्रॉम योर मनी, जो टैक्स पे का अमाउंट है या पब्लिक मनी, उसमें से पे करके जो है वो ये लाइसेंस परचेज किए गए हैं। हम मुझे अभी दरमियान में ही एक यूनिवर्सिटी की तरफ से कांटेक्ट हुआ है कि उन्होंने कहा है कि वो ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सेशन करना चाह रहे हैं, तो विल गेट बैक टू यू और वो वाला सेशन हम स्केड्यूल करेंगे। मैडम समीना का जो फ्रीलांसिंग के पर सीरीज चल रही है उसके 2 सेशंस रिमेनिंग हैं, विच विल बी ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे एंड थर्सडे, सेम टाइम 3 to 4। हम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जो है वो आपको SMS भी सेंड कर रहे होंगे, तो होपफुली आप लोग इससे मतलब वेल अवेयर होंगे और आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाया करेगी। So far so good. Thank you so much. Have a good day and thank you. Thank you, Samina. Thank you, team. Thank you, Ms. Rila. Thank you. Allah Hafiz. Have a nice day. Allah Hafiz.